सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन माय रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो नए व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं अपना परिचय कर लेता हूं। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं इंग्लिश मीडियम से। इस तैयारी के दौरान कोचिंग में जो क्लास नोट्स तैयार करवाया जाता है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ हूबहू शेयर करूँगा। इसमें मेरे तरफ से कोई एक्सप्लानेशन नहीं होगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर करूंगा, ताकि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कुछ समय बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं उसे ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है। फिर आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके समझ सकते हैं या फिर किसी नामी गामी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेज करके भी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसके थ्रू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कोचिंग का नाम शेयर नहीं कर सकता, ताकि फ्यूचर में कोचिंग वाले की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि भारत में दो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है जिससे कि हर बार टॉप 100 में सबसे ज़्यादा रैंकर्स होते हैं। इन्हीं दो कोचिंग में से एक कोचिंग में मैं स्टडी करता हूँ। ये शुरू का इंट्रोडक्शन मैं हर वीडियो में ऐड कर दूंगा, जो सेम ही रहेगा, जिससे कि नए व्यूअर को ये पता चल पाएगा कि क्या मामला इधर चल रहा है। जहाँ से टॉपिक शुरू करूँगा वहाँ से मैं बोल दूंगा लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इस वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था, दैट मीन्स रॉक के बारे में हमने समझा था। रॉक तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। इन तीनों का सब डिवीज़न भी हमने देखा था। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो पीछे आप जाके वॉच कर लीजिए प्लेलिस्ट में। आइए क्लास शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी अबाउट द चेंजेज हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। अर्थ सरफेस पे जो चेंजेस होता है वो चेंजेस, जैसे कि कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वाटर बॉडी है, कहीं पे वैली है, ये सभी जो चेंजेस होता है ये क्यों हुआ, कहीं पे पहाड़ क्यों होता है, कहीं पे वाटर बॉडी क्यों होता है, कहीं पे वैली क्यों होता है, कहीं पे पहाड़ क्यों होता है, ये सभी चेंजेस का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हैपनिंग, चेंज होता है। चेंज होता है तो कौन करता है चेंज, कौन, हु। तो इसका आंसर क्या है? फोर्सेस। फोर्स के कारण ये चेंज होता है। हाउ, कैसे होता है ये चेंज? जियोमॉर्फिक प्रोसेस के द्वारा। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है वो आगे लिखा हुआ है, वो देखिए। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ्स इंटीरियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर changes over the earth surface. The study about the process involved in these changes is called as geomorphic process. तो अर्थ सरफेस पे जो चेंजेस होता है उन चेंज के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है इंडोजेनिक, दूसरा है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक फोर्स को इंडोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स को एक्सोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो भी चेंजेस होता है अर्थ सरफेस पे। दो फोर्स कौन कौन सा? एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक। जो अर्थ के इंटीरियर साइड से लगता है अर्थ सरफेस पे उसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो अर्थ के सरफेस पे एक्सटीरियर साइड से बाहर से लगता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखाया हुआ है एग्जाम्पल में, यंग माउंटेन हिमालय 20 मिलियन ईयर एगो बना, लेकिन उससे पहले जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे नॉन माउंटेनियस प्लेन था, मतलब प्लेन था, कोई माउंटेन नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे हिमालय जैसा विशाल पहाड़ वहाँ पे जन्म लिया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में और कई सारे पहाड़ हैं, पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी में हम अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे, वोल्केनिज्म के बारे में देखेंगे, सुनामी के बारे में देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ही इन सभी चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं। ये पेज यहाँ ख़त्म होता है। अगले पेज पे दिया हुआ है सोर्स ऑफ इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स का सोर्स, पहला सोर्स है रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंतर्गत लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इन दिस प्रोसेस रिलीज ऑफ ट्रमेंडस हीट। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है? ट्रमेंडस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। ठीक है। अब इंडोजेनिक फोर्स, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम का मतलब ये है कि एक प्लेन एरिया है, मान लीजिए पहले जो प्लेन था वहाँ पे अंदर साइड से अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? एलिवेशन क्रिएट होगा, ज़मीन के उस टाइप से जाएगा ऐसे, तो जैसे पहाड़ टाइप से बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से पहाड़ बनता है।
एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ये पहले प्लेन था और इंडोजेनिक फोर्स के कारण ये क्या हुआ, ये ऐसे एलिवेट हो गया, ऊपर उठ गया। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल का एग्जाम्पल है प्लूटोनियम, यूरेनियम, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे सर ने समझाया कि किस तरीके से हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में जो हीट एनर्जी रिलीज होता है उसका यूज़ करते हैं। फॉर रोवर हु गो बियॉन्ड द सोलर सिस्टम बट कनेक्टेड विथ नासा। शुरू के पहले या दूसरे लेक्चर में शायद मैंने बताया था, नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसका नाम वोयेजर फर्स्ट था, जो क्यूपियर बेल्ट को भी क्रॉस कर गया। सन का इम्पैक्ट केवल क्यूपियर बेल्ट तक होता है, सनलाइट वहीं तक पहुंच पाता है, क्यूपियर बेल्ट के बाद सनलाइट का इम्पैक्ट नहीं होता है। तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अभी भी जो उस रोवर को भेजा गया था वो अभी भी नासा के कांटेक्ट में है, वहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो इसका मतलब वो अभी भी वर्क कर रहा है, उसको वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दैट रोवर इज यूरेनियम। यूरेनियम दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, that is radioactive element because sunlight does not reaches beyond Kuiper belt, क्योंकि Kuiper belt के बाद तो सनलाइट पहुंचता ही नहीं है। तो सोर्स ऑफ इंडोजेनिक फोर्स, पहला सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल। दूसरा फोर्स है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। एक तो ये तो रोटेशन हुआ। अर्थ के पास 2 तरह का मोशन होता है, एक तो रिवॉल्यूशन जो सन के चारों ओर होता है, वो 1 साल में 1 बार कंप्लीट करता है वो अपने पाथ को, ठीक है। और इस रिवॉल्यूशन के कारण सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसके कारण सीजन में चेंजेज आता है, गर्मी ठंडी बरसात जो भी होता है। तो और जो एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करता है उसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि ये सभी बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, मैंने फिर बता दिया। सर ने नहीं बताया था, मैं अपनी तरफ से ये बता दिया। ये जो डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, इस डायग्राम में सर ये समझा रहे थे कि अर्थ जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इस रोटेशन के कारण यहाँ मान लीजिए इक्वेटर पे अगर कोई आदमी है तो इक्वेटर पे जो आदमी रहेगा वो किस स्पीड से मूव करेगा पता है? इस सर्किल में 1800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मान लीजिए यहाँ कहीं इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे जो हम लोग हैं तो हम लोग किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सर्किल में मूव कर रहे हैं। जो यहाँ पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे होगा वो किस स्पीड से मूव कर रहा होगा? 0 स्पीड से, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना जरूरी नहीं है। तो आप देखिए वेलोसिटी रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे रेडियस, ये किस सर्किल में मूव करेगा? यहाँ पे तो रेडियस ही 0 होगा, है ना। तो इसीलिए रेडियस 0 तो वेलोसिटी भी 0, ठीक है। तो ये समझना जरूरी नहीं है, वैसे बता दिया। तो तीसरा सोर्स क्या है इंडोजेनिक फोर्स का? तीसरा सोर्स है टाइडल फ्रिक्शनल फोर्स। टाइडल फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहते हैं? द म्यूचुअल फोर्स ऑफ सन मून ऑन द earth is called as the tidal frictional force. This force also will be having an impact on the internal layer of the earth. sun और moon के कारण जो फोर्स लगता है अर्थ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स का इम्पैक्ट अर्थ के इंटीरियर में भी होता है, ठीक है। इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? टाइडल फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। चौथा सोर्स क्या है इंडोजेनिक फोर्सेस का? प्रीमोर्डियल हीट। प्रीमोर्डियल हीट किसको कहते हैं? जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो शुरू में क्या था? छोटे बड़े बोल्डर सभी आके टकरा रहे थे, मिल के बड़ा सा बोल्डर बना, स्फेरिकल, बहुत बड़ा साइज का, बहुत बड़ा शेप और साइज का जो स्फेयर बना, जिस पे हम लोग अभी रहते हैं और प्लानेट अर्थ कहते हैं। तो जो टक्कर हुआ, तो टक्कर के दौरान में क्या हुआ कि हीट जनरेट होगा, टक्कर से फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जो बाहर रह गया हीट वो तो यूनिवर्स में चला गया, लेकिन जो अंदर ट्रैप हो गया तो वो ट्रैप हीट क्या कहलाया? प्रीमोर्डियल हीट कहलाया, ठीक है। उसी को हम प्रीमोर्डियल हीट कहते हैं। तो हमने इंडोजेनिक फोर्सेस के 4 सोर्स देखा, क्या क्या? रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये आपको याद रखना है, रोटेशन ऑफ अर्थ, टाइडल फ्रिक्शनल फोर्स और प्रीमोर्डियल हीट। आगे क्या डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं। आगे है रिलीफ, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन द इंडोजेनिक फोर्सेस
are acting from the deep inner layer. The land get deforms to create the siding relief. The difference between the maximum point and the minimum point is called as relief. अब इंडोजेनिक फोर्स जैसे लगेगा यहाँ पे अंदर साइड से, तो ये क्या करेगा, एलिवेशन क्रिएट करेगा, लैंड को डिफॉर्म करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा ये लैंड, पहाड़ की साइड से पहाड़ बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे एक्सोजेनिक फैक्टर, जैसे एक्सोजेनिक फैक्टर मतलब बाहर साइड से जो भी फैक्टर है, जैसे रेन हुआ, सनलाइट हुआ, रिवर हुआ, विंड हुआ, आइस हुआ, तो पहाड़ पे क्या होता है, आइस जमा हुआ रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, तो उसके पिघलने से नदियाँ बहती है, तो और नदियाँ अपने साथ में क्या सब लाती है, इस पहाड़ के जो भी छोटे मोटे बोल्डर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, वो सभी नीचे आता है इसके साथ में, या जो आइस से इस नीचे फिसलता है आइस का टुकड़ा, तो वो भी अपने साथ में क्या करता है, छोटे मोटे जो टुकड़े होते हैं रॉक्स के, वो अपने साथ में ले जाता है। तो ये कहाँ ले जाता है, लो लेइंग एरिया में, फुट हिल्स पे गिरेगा, यहाँ से लो लेइंग एरिया में आएगा, डिप्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे जमा होता है। तो ये जो डिप्रेशन का मिनिमम पॉइंट होता है और एलिवेशन का मैक्सिमम पॉइंट होता है, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। इस एलिवेशन के मैक्सिमम पॉइंट और डिप्रेशन के मिनिमम पॉइंट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आइए अब अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीफ क्रिएटेड बाय इंडोजेनिक फोर्सेस एंड रिलीफ डिस्ट्रॉयड बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस। रिलीफ क्रिएट किसके कारण होता है, इंडोजेनिक फोर्स के कारण, और डिस्ट्रॉय किसके कारण होता है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, इंडोजेनिक फोर्स के कारण यहाँ पे रिलीफ क्रिएट हुआ, एक्सोजेनिक फैक्टर जैसे रेन हुआ, रिवर हुआ, विंड हुआ, आइस हुआ, इन सब के कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे टूट के बरसात के पानी में या फिर आइस के पिघलने से जो नदियाँ बनी उसके साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे टूट के इधर लो लेइंग एरिया में आया। तो यहाँ पे जो रिलीफ किसको कहते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस को। तो ये धीरे धीरे टूटेगा, इधर ये बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रिलीफ कम होगा ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडोजेनिक फोर्स क्या करता है, रिलीफ क्रिएट करता है, और एक्सोजेनिक फोर्स रिलीफ को खत्म करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंडोजेनिक फोर्स कितने तरह के होते हैं। इंडोजेनिक फोर्स इंटेंसिटी बेस्ड डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी इंडोजेनिक फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और दूसरा है कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस स्लो और कंटिन्यूअस होता है, और कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस सडन और डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी जो फूटता है, तो ये सब डिसकंटिन्यूअस होता है ना, क्षणिक होता है, कुछ ही देर के लिए होता है और अचानक से होता है। लेकिन डायस्ट्रोफिक फोर्सेज स्लो होता है और कंटिन्यूअस होता है, धीरे धीरे लगता है लेकिन लगातार लगता है। ठीक है, अब डायस्ट्रोफिक फोर्स को दो पार्ट में फिर से सब डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे डायस्ट्रोफिक फोर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है एपेरोजेनी फोर्सेस और दूसरा है ओरोजेनी फोर्सेस। एपिरोजेनी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है और ओरोजेनी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो एपेरोजेनी फोर्सेस को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है, वर्टिकली डाउन और वर्टिकली अप। जो वर्टिकली डाउन होता है वो सबमर्जेंस नेचर का होता है, सबमर्जेंट फोर्स कहते हैं, और जो वर्टिकली अप होता है वो इमरजेंट फोर्स होता है। ठीक है, इमरजेंस नेचर का होता है। ओरोजेनी फोर्सेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टुवार्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। अब वन बाय वन करके इसको समझेंगे ये क्या है, तो ये डिवीजन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन किसका पार्ट है। आगे लिखा है एपिरोजेनी फोर्सेज, कहते किसको हैं, एपिरो इन द ग्रीक लैंग्वेज मीन्स कंटिनेंट। एपिरो का मतलब होता है कंटिनेंट। दीज आर कंटिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, दे आर एक्टिंग वर्टिकली। ये कंटिनेंट बिल्डिंग फोर्स होता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ओरोजेनी फोर्सेस, इसको डिफाइन किया गया, ओरोज मीन्स, ओरोज इन द ग्रीक लैंग्वेज मीन्स माउंटेन। ओरोज का मतलब होता है माउंटेन। दीज आर द माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज, ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होता है। दे एक्टिंग हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगता है।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखाया गया है कि ये सबमर्ज कंटिनेंट है। जिलैंडिया, बहुत सौ, पता नहीं कितने 100 लाख साल पहले जिलैंडिया एक कंटिनेंट हुआ करता था। अभी हमारे पास टोटल 7 कंटिनेंट है ना, हम 7 कंटिनेंट को पढ़ते हैं। एक 8वां कंटिनेंट भी है जो कि वाटर में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, कुछ पार्ट इसका बाहर है, जिसमें से एक कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ते हैं न्यूजीलैंड, जो एक आइलैंड है, ये इसी का उभरा हुआ पार्ट है जो पानी के ऊपर है। बाद बाकी ये पूरा कंटिनेंट पानी में डूबा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सबमर्ज कंटिनेंट है, और छोटे मोटे कुछ रीजन है जो पानी के ऊपर है, बाद बाकी पूरा का पूरा कंटिनेंट ये पानी में डूबा हुआ है। जिलैंडिया कंटिनेंट साइंटिफिक नेम है इस कंटिनेंट का, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड जिलैंडिया कंटिनेंट का पार्ट है, और सबमर्जेंट कंटिनेंट, ये सबमर्जेंट कंटिनेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इस पेज पे कुछ डायग्राम बना हुआ है जिस पे रनिंग नोट है, पर ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझ लेंगे तो चीजें आगे आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं समझाता हूं। ये इंडिया का नक्शा है, पूरा नहीं बना हुआ है, इतना सा बना हुआ है। ये ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। इस साइड नॉर्थ साइड होता है, इधर साउथ होता है। तो ईस्ट कोस्ट इधर क्या है, वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है, वाटर बॉडी अरबियन सी, है ना। आज से 7500 BC पूर्व यहाँ एक शहर हुआ करता था जो द्वारका नाम से प्रसिद्ध था, जो अब पूरा पानी में सबमर्ज हो गया। आज से 7500 साल पहले यहाँ द्वारका नाम का शहर हुआ करता था जो गुजरात में है, वो पानी में सबमर्ज हो गया, ठीक है। किस फोर्स के कारण? सबमर्ज इन अरबियन सी ड्यू टू सबमर्जेंट फोर्सेज, सबमर्जेंट फोर्स के कारण। यहाँ पे हमने देखा ना कि जो एपिरोजेनी फोर्सेज होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है वर्टिकली डाउन और दूसरा वर्टिकली अप। जो वर्टिकली डाउन फोर्स होता है वो सबमर्जेंस होता है, सबमर्जेंट नेचर का। तो इसी एपिरोजेनी फोर्स के कारण ये जो है वाटर में डूब गया, ठीक है। इसी तरह ये जो वेस्ट कोस्ट है ना, ये सबमर्जेंट नेचर का है, ठीक है। ये क्या करता है, नीचे की तरफ जो लैंड मास है उसको लेकर के डूबते जाता है धीरे धीरे। सबमर्ज ड्यू टू सबमर्जेंस फोर्सेस, ये जो भी इधर का रीजन है, ये पानी में डूब गया क्योंकि सबमर्जेंट नेचर का इधर फोर्स लगता है। ईस्ट कोस्ट जो है, ईस्ट कोस्ट इमरजेंट होता है, मतलब इस पे जो फोर्स लगता है, ईस्ट कोस्ट पे इमरजेंसी फोर्स लगता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते जाता है ईस्ट कोस्ट। इसीलिए ईस्ट कोस्ट की चौड़ाई ज़्यादा है वेस्ट कोस्ट से। वेस्ट कोस्ट की चौड़ाई कम है, लगभग 50 किलोमीटर, और इसका लगभग 500 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी फोर्स लगने के कारण जो पानी के अंदर जो बे ऑफ बंगाल में डूबा हुआ है वो भी धीरे धीरे उसका स्लोप कम होते जाता है, और इसका जो है चौड़ाई सी कोस्ट का बढ़ते जा रहा है। आगे क्या लिखा हुआ उस चीज को समझते हैं। दिस पार्ट टिल्टेड समहाउ इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो वेस्ट कोस्ट है ना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन इधर है और साउथ डायरेक्शन इधर है। तो ये कुछ ऐसे ना हो करके, ये कुछ थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है इधर की तरफ, है ना। साउथ और ईस्ट, इस डायरेक्शन में टिल्टेड है ये वेस्ट साइड जो है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, दिस पार्ट टिल्टेड समहाउ इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सो ऑल रिवर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पार्ट लाइक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यूज टू फ्लो विथ अ ग्रेटर वेलोसिटी एंड फॉल इन टू बे ऑफ बंगाल। तो इधर साउथ ईस्ट के कारण, स्लोप होने के कारण इधर से जो भी नदियां बहती हैं वो किधर गिरती है, आके बे ऑफ बंगाल में बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ गिरती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसका पार्ट था। ये दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसको मैं घेर देता हूँ, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अर्थ सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो रॉक का कैटेगरी जो है, चट्टान का कैटेगरी चेंज होते रहता है। जैसे 8 किलोमीटर के डेप्थ पे आपको सेल मिलेगा जो सेडिमेंट्री रॉक है। 15 किलोमीटर के डेप्थ पे जाएंगे तो यही सेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक के कारण, जो मेटामॉर्फिक रॉक है। ये सेल स्लेट में कैसे कन्वर्ट होता है? तो सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे रॉक में हमने पढ़ा भी, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखिए कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है,
सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और सेल जो है 25 किलोमीटर के डेप्थ पे सिस्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ते जाता है, प्रेशर भी बढ़ते जाता है। हर एक 32 मीटर के डेप्थ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज होता है, जैसा कि मैंने बताया भी था रॉक का जब हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले क्लास में। तो आगे यही सेल निस में कन्वर्ट होता है, किस डेप्थ पे? 30 किलोमीटर डेप्थ पे। ऐसा क्यों होता है? ये भी मेटामॉर्फिक है, ये तीनों मेटामॉर्फिक रॉक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो रॉक अपना न्यू कैरेक्टर डेवलप करते रहता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द अर्थ इंटीरियर, एज वी गो डाउन सेल कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ये लिखा हुआ है, ये सभी रनिंग नोट्स है समझने के लिए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक समय था जब जो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वाटर बॉडी। अब पहले शुरू में जो ये हमारा नदियां बहती थी भारत से ऐसे, उसका स्लोप सीधा था ऐसे, मतलब जो है कुछ ऐसे था, ये मान लीजिए ऐसे था, डायरेक्ट ऐसे, ठीक ना, पूरा स्लोप सीधा था ऐसे। जो भी नदियां आती थी डायरेक्ट धड़ाक से गिर जाती थी बे ऑफ बंगाल में, ठीक। लेकिन इमरजेंट होने के कारण, इमरजेंसी फोर्स लगने के कारण ये जो क्या है, ये धीरे धीरे स्लोप इसका ऐसे होते गया, ऊपर उठते गया इधर से, तो ऊपर उठते गया। तो अब धड़ाम से गिरने के बजाय यहाँ से जो तेज बहती हुई पानी आती है नदियों की, वो क्या होता है, उसका वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होता है, और उसके साथ जो सेडिमेंट होता है, जैसे छोटे मोटे बोल्डर या सिल्ट, मड, जो जहाँ होता है सेडिमेंट, उसके साथ सड़े गले जो भी चीज़ होता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी क्या होता है, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और पानी फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? डेल्टा। डेल्टा मतलब जो यहाँ पे जमा होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए ना डायग्राम में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी, ये बे ऑफ बंगाल में पानी यहाँ पे गिरना है इसको, तो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ जो यहाँ पे स्लोप समझाया, ये पहले शुरू में पहले ऐसा था, धीरे धीरे इमरजेंसी फोर्स लगने के कारण ये क्या हुआ, ये स्लोप ये ना रह करके ये हो गया। तो अब देखिए पानी तो इधर से बहना नहीं है, क्योंकि ये लैंड तो ऐसे हो गया है। अब यहाँ से जो पानी आता है तो सब सेडिमेंट क्या होता है, यहीं पे रिलीज कर देता है मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट, और क्या होता है, बाद बाकी पानी इसमें गिर जाता है, ठीक है। जब सेडिमेंट बहुत लंबे समय तक, लाखों साल तक यहाँ पे जमा होता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊंचा होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा, तो कैसा बनेगा, यहाँ पे सेडिमेंट जमा होकर के यहाँ पे जो है रहने लायक जमीन बन जाएगा, है ना, जमीन हो जाएगा। यहाँ से पानी साइड वाइड से ये मुंह चौड़ा होते जाता है। क्यों चौड़ा होते जाता है? अब जब यहाँ पे सेडिमेंट जमा होगा तो यहाँ पे ऊंचा होते जाएगा, ऊंचा होते 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 तो ये कहाँ क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा, है ना, लैंड मास बन जाएगा ये। यहाँ पे इसी तरीके से होता है, तो पानी अपना रास्ता तो खोजेगा ना इधर गिरने को, तो ये क्या होता है, ये साइड से निकलेगा, कभी इधर से इधर, इधर से इधर, उधर से मुंह चौड़ा होते जाता है, इसीलिए, ठीक है। और ये जो है क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है, जो नदी के मुंह पे होता है, ठीक। ड्यू टू इमरजेंट कोस्ट ऑफ ईस्ट, ऑल डेल्टा फॉर्म एट ईस्ट कोस्ट। इमरजेंट कोस्ट होने के कारण जो वाटर का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, ये स्लोप डिक्रीज होने के कारण, पहले स्लोप ये था, डिक्रीज होके ये हो गया, तो यहाँ पे सेडिमेंट क्या होता है, सब सेडिमेंट यहीं पे जमा होता है, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसी को यहाँ पे समझाया गया है अच्छे से फिगर बना के 3D में। पर ऐसा वेस्ट कोस्ट के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि वेस्ट कोस्ट पे इमरजेंसी फोर्स नहीं लगता है, वह सबमर्जेंट कोस्ट होता है। वहाँ पे स्लोप कैसा होता है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसा है शुरू में एकदम स्लोप, धीरे ऐसा है, ऐसा होने के बजाय ये क्या हुआ, इमरजेंट फोर्स लगेगा तो ऐसा होगा, और सबमर्जेंट फोर्स लगेगा तो ऐसा होने के बजाय ऐसा हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा। अब जो पानी इधर से नदियां बहेगी वो क्या होगा, धड़ाम से गिरेगा, किधर गिरेगा, धड़ाम से अरबियन सी में गिरेगा। तो इसीलिए वेस्ट कोस्ट पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। ये सभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है कि वेस्ट कोस्ट पे डेल्टा क्यों नहीं फॉर्म होता है, ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा क्यों फॉर्म होता है, ज़्यादातर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में क्यों गिरती है, जो इधर से भी निकलती है, ईस्ट कोस्ट से भी जो नदियाँ निकलती है, वेस्ट कोस्ट से भी जो नदियाँ निकलती है, लगभग नदियाँ वो बे ऑफ बंगाल में इधर आके क्यों गिरती है, क्योंकि इसका ये टिल्टेड होता है, थोड़ा सा किधर की तरफ झुका होता है, साउथ ईस्ट की तरफ, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ क्या होती है, इसमें गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये समझ में आ गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम स्लोप लाइक दिस, कैसा
स्लोप लाइक दिस मतलब ऐसा था, ठीक है। ड्यू टू इमरजेंसी फोर्स, ये इमरजेंसी फोर्स के कारण क्या हुआ, नाउ स्लोप लाइक दिस, कैसा स्लोप लाइक दिस मतलब कैसा, ऐसा हो गया, ये यहाँ के बजाय ये स्लोप ऐसा हो गया लैंड का, मतलब लैंड उठ गया इस टाइप से। विच काउज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट, जिसके कारण ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, वही लिखा हुआ है समझा के यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, सुवर्णरेखा डेल्टा, महानदी डेल्टा, केजी डेल्टा, कावेरी रिवर डेल्टा, ऑल दीज रिवर फॉर्म इट्स डेल्टा ऑन द ईस्ट कोस्ट, ये सभी ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा बनाती है। नर्मदा, तापी, मांडवी, जूड़ी, पेरियार, इडुक्की, ऑल दीज रिवर ड्रेनिंग इनटू द अरबियन सी, that is west coast of India, but none of them created delta due to the great slope at western coast river. Due to great slope at western coast river, water fall into the, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे इस वाले पार्ट को अभी छोड़ करके, fall into the Arabian Sea। चलिए यहाँ से मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार, देखिए मुझे खड़ा होकर पढ़ना होता है ना, क्योंकि ये भी देखना होता है कि ये ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बैठ के नहीं पढ़ना होता है, बैठ के पढ़ूँ तो अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। बीच में कैमरा आ जाता है, मतलब मोबाइल आ जाता है, कैमरा तो है नहीं मेरे पास। तो चलिए माफ़ी चाहता हूँ, आपका टाइम ख़राब किया, फिर से ये पढ़ रहा हूँ। नर्मदा, तापी, मांडवी, जोरी, पेरियार, इडुक्की, ऑल दीज रिवर ड्रेनिंग इनटू द अरबियन सी west coast of India, but none of them created delta due to great slope at western coast river water fall into the Arabian Sea with great velocity, therefore no deposition of sediment on land, and that's why no formation of delta on western coast। वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया कि ज़्यादा सबमर्जेंसी फोर्स के कारण वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है, सबमर्जेंट होता है, और वो ग्रेटर स्लोप के कारण वहाँ पे पानी का स्पीड डिक्रीज होने के बजाय और इंक्रीज हो जाता है और धराम से जाके अरबियन सी में गिरता है, और सेडिमेंट वहाँ पे इसीलिए जमा नहीं हो पाता है वेस्टर्न कोस्ट पे, तो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये नर्मदा, तापी, मांडवी, पेरियार, इडुक्की ये सभी अरबियन सी में गिरने वाली नदियां हैं। ड्यू टू रिफ्ट वैली दिस रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती ड्रेन्स इट इन अरबियन सी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एपिरोजेनी फोर्सेस बेस्ड ऑन डायरेक्शन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो कि पहले दिखाया गया, आपको बताया भी। फर्स्ट इज वर्टिकली डाउन and second is vertically up। vertically down force are called as submergency force। these force are responsible for the submergence of the land। ये फोर्स लैंड को सबमर्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जिलैंडिया आइलैंड के बारे में हमने अभी पढ़ा ना, तो इस पर सब वो पानी में डूबा हुआ जिलैंडिया कंटिनेंट है, आइलैंड नहीं, जिलैंडिया कंटिनेंट है, जिसमें न्यूजीलैंड क्या है, एक आइलैंड है जो उसका भाग है, पानी के ऊपर है। तो दिस फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जेंस ऑफ द लैंड। जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का वेस्ट कोस्ट क्या है, सबमर्जेंट नेचर का है। विड्थ यहाँ पे डी होगा, विड्थ इज वेरी लेस अबाउट 50 किलोमीटर ड्यू टू सबमर्जेंट नेचर। जो वेस्ट कोस्ट होता है उसका विड्थ बहुत कम है सबमर्जेंट नेचर होने के कारण। आगे वर्टिकली अप फोर्सेज जो है, एपेरोजेनी फोर्स का जो सेकेंड टाइप है, ये क्या है, वर्टिकली अप फोर्सेज आर कॉल्ड इमरजेंसी फोर्सेज। ये कटा हुआ है, इमरजेंसी फोर्सेज। These forces are responsible for the emergence of the land। ये फोर्स लैंड के इमरजेंट होने मतलब ऊपर उठने का, इस फोर्स के कारण लैंड ऊपर उठता है। ठीक है, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल में इंडिया का ईस्ट कोस्ट अभी आपको समझाया अभी। विड्थ इज 500 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे वेस्ट कोस्ट का विड्थ कितना है, 50 किलोमीटर के लगभग में, और ईस्ट कोस्ट का कितना है, 500 किलोमीटर के लगभग में इसका विड्थ है। ड्यू टू द इमरजेंट नेचर
कोस्ट। इमरजेंट नेचर होने के कारण, जो ईस्ट कोस्ट का इमरजेंट नेचर होने के कारण इसका विड्थ कितना है, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है ओरोजेनिक फोर्सेस। तो यहाँ जो हमने कैटेगराइज किया था फोर्स को, तो यहाँ पे देखिए हमने एपिरोजेनिक फोर्सेस और ओरोजेनिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस को दो पार्ट में बांटा था, एपिरोजेनिक फोर्सेस और ओरोजेनिक फोर्सेस। एपिरोजेनिक फोर्सेस को हमने देख लिया, वर्टिकली डाउन वर्टिकली अप दोनों देखा। अब ओरोजेनिक फोर्स को देखते हैं। ठीक है, ओरोजेनिक फोर्सेस कहते किसको हैं, ये देखिए। ओरोजेनिक फोर्सेज आर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज। इस फोर्स के कारण क्या बनता है, माउंटेन, पहाड़ बनता है। ठीक है, ओरोज इन द ग्रीक लैंग्वेज मीन्स माउंटेन एंड जेनी मीन्स टेकिंग बर्थ। दीज फोर्सेज आर एक्टिंग इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ये फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस हॉरिजेंटल फोर्सेज। ये हॉरिजेंटल फोर्स दो तरह के होते हैं। पहला है फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ लगता है ना, सेंटर की तरफ लगेगा। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग, ये फोल्डिंग को फॉर्म करता है। अब फोल्डिंग क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। फोर्सेज, दूसरा है फोर्सेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से दूर की तरफ लगता है ना। तो ये क्या है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग। ये एक, इसके कारण क्या फॉर्म होता है, फॉल्टिंग। ये फॉल्टिंग क्या होता है ये भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है। तो ये एपिरोजेनिक ओरोजेनिक फोर्सेज है। जब सेंटर की तरफ लगेगा तो क्या होगा, जैसे ये अर्थ सरफेस है, 3D में फिगर दिखाया गया है ना। तो ये 3D, ये मान लीजिए इंटीरियर 3D में साइड व्यू है ये। और ये क्या होगा, इधर से जब दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगेगा। जैसे इससे समझाता हूँ मैं, ये इसी का ले लेता हूँ। जैसे इधर से दोनों साइड से अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा ना ऐसे। तो वही है कि दोनों साइड से जब इसको कंप्रेस किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक, तो ये जो ऊपर उठेगा तो वही दिखाया गया है। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आ गया, ये पार्ट यहाँ पे आ गया और ये पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक, फोल्ड माउंटेन, इसी के कारण इसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ये जो एलिवेटेड लैंड होगा तो ये इसी को क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन कौन कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है जो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। साउथ अमेरिका में एंडीज है जो कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। यूरोप में अल्प्स एंड इंडिया में हिमालयाज। हिमालय जो है वो भी फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, जो ओरोजेनिक फोर्सेस जो होता है, जो टुवार्ड सेंटर लगता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखाया हुआ है कि एटलस में आपको क्या सब चीज़ें देखनी है। फिजिकल मैप अगर आप देख रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वाटर बॉडी जो इंपॉर्टेंट है उसका सेलो है या डीप है, कैसा वाटर बॉडी है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टोग्राफी क्या होता है, मैप मेकिंग साइंस को कार्टोग्राफी कहते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ओरोजेनिक फोर्स दो तरह का होता है, एक जो सेंटर की तरफ लगता है वो अभी हमने देखा फोल्ड माउंटेन क्रिएट करता है, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल भी देखा। दूसरा जो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब इधर की तरफ, इधर से भी खींचा जाएगा इधर से भी। तो इस फोर्स के कारण फॉल्ट लाइन क्रिएट होता है। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये 3D में साइड व्यू दिखाया गया है। अगर इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, दरार पैदा होगा ना। तो वही क्या होगा, वही फॉल्ट लाइन कहलाता है ये दरार। ठीक है, ये 3D में ये अंदर की तरफ भी दरार होगा ना, और ये ऊपर दरार दिखाया गया ये अंदर वाला। ठीक है, तो क्या लिखा गया, व्हेन द फॉल्ट लाइन इज गेटिंग एक्सटेंडेड सच एक्सटेंडेड फॉल्ट लाइन इज कॉल्ड एज रिफ्ट। एक्सटेंडेड फॉल्ट लाइन को क्या कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल SANANDRES, सैनेंड्रियास, क्रिएटेड ड्यू टू टेंशनल फोर्सेज। फॉल्ट लाइन किसके कारण क्रिएट होता है, टेंशनल फोर्स के कारण। ये यहाँ पे वैसे मैंने लिख दिया, ये कोई हॉलीवुड की मूवी भी है, सर ने कहा था ये हॉलीवुड की मूवी भी है, पर यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने सोचा कि सर फिर से लिखवाएंगे, इसीलिए मैंने पेंसिल से लिखा रनिंग नोट समझ के, पर सर ने कहा कि खुद ही लिख लेना, तो अच्छा हुआ कि मैंने पेंसिल से लिख लिया। लेकिन आपको ये अगर नोट्स बनाते हैं तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर ने डिक्टेट नहीं करवाया था, सर ने कहा था खुद से लिखने को, तो मैंने सोचा चलो मैंने तो पेंसिल से लिख ही लिया, तो बाद में इसको पेन से लिख लेंगे या याद कर लेंगे पेन से लिखने के बजाय। तो आइए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन लैंड बिटवीन टू फॉल्ट लाइन मूविंग डाउन और सबसाइडेड इट इज कॉल्ड एज ग्रेबन। अब देखिए जैसे यहां दो फॉल्ट लाइन है, एक फॉल्ट लाइन ये, एक फॉल्ट लाइन ये, तो इधर वाला लैंड हुआ, इधर वाला हुआ, ये पार्ट और ये बीच वाला। अगर दो फॉल्ट लाइन के बीच वाला जो है अगर ये नीचे की तरफ धस जाए थोड़ा सा, तो नीचे की तरफ अगर धसा हुआ रहेगा तो उस नीचे धसे हुए को क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इसे वैली भी कहते हैं। ये दोनों साइड उठा हुआ रहेगा और नीचे ये बीच वाला धसा हुआ रहेगा, नीचे की तरफ घिसका हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेबन, ग्रेबन का एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ग्रेबन का ही एग्जाम्पल है। ये जो फॉरेस्ट रीजन है वो ये जो दोनों साइड का उठा हुआ रीजन है और ये जो धसा हुआ रीजन है उसी में ये ब्लैक फॉरेस्ट है ना। इन कॉमन लैंग्वेज ग्रेबन इज कॉल्ड एज वैली। अब आगे क्या लिखा हुआ वो देखिए, व्हेन लैंड बिटवीन टू फॉल्ट लाइन एलिवेटेड अप लाइक अ माउंटेन इज कॉल्ड हॉस्ट। अगर यही नीचे धंसने के बजाय अगर ऊपर की तरह उठ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, माउंटेन कहते हैं। ये दोनों नीचे हो जाए, ये ऊपर हो जाए, कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ उठ जाए तो इसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, HORST, होस्ट। एग्जाम्पल ऑफ होस्ट, वॉसगस माउंटेन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का वॉसगस माउंटेन जो है ये होस्ट का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये जो दो फॉल्ट लाइन के बीच का जो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसी को हम वॉसगस माउंटेन कहते हैं, जो जर्मनी में है, वेरी क्लोज टू ब्लैक फॉरेस्ट, जो ब्लैक फॉरेस्ट के नजदीक ही है ना। ब्लैक फॉरेस्ट ग्रेबन का एग्जाम्पल है, अ होस्ट, वॉसगस माउंटेन होस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होस्ट और ग्रेबन आपको समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन, इसे ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे वैली का स्पेलिंग आप लोग चेंज कर लीजिएगा, VALLEY वैली होता है, ठीक है ना। ग्रेबन को कॉमन लैंग्वेज में वैली बोलते हैं, VALLEY वैली, जिसका हिंदी होता है घाटी। VALLEY वैली लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ बाय मिस्टेक VELLY लिखा गया था, VALLEY वैली, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पे पढ़ते हैं। ये जो हम देखेंगे ना कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस, कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था, देखिए यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस मतलब इंडोजेनिक फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। तो हमने डायस्ट्रोफिक फोर्सेस पढ़ लिया, ये सभी टाइप को हमने देख लिया। अगले क्लास में हम कैटास्ट्रोफिक फोर्स को पढ़ेंगे, उसमें हम अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको भी कवर किया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज़ सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु नीड इट। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय बाय।